जब किसी के सामने कोई बिल्कुल साफ और सीधा खतरा आता है ना, जैसे कोई तेज गाड़ी वाला, जैसे कोई सड़क पार करते समय कोई तेज रफ्तार गाड़ी अचानक सामने आ जाए, हाँ, तो हमारा दिमाग ना तुरंत फैसला लेता है, शरीर एक पल की भी देरी के बिना पीछे हट जाता है। सही बात है। इस तरह की स्थितियों में खतरा बिल्कुल स्पष्ट होता है, मतलब एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, कि या तो इंसान सुरक्षित है या फिर एकदम जानलेवा खतरे में है। एकदम साफ। हाँ, लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि डर का ना एक और रूप भी होता है? अच्छा। एक ऐसा रूप जहां ये स्पष्टता पूरी तरह से धुंधली पड़ जाती है, मनोवैज्ञानिक डर, या जिसे हम साइकोलॉजिकल हॉरर कहते हैं, उसकी वो अंधेरी दुनिया जहां वो चीज जो सबसे ज्यादा सुरक्षित और आरामदेह लग रही होती है, वही असल में सबसे बड़ा खतरा होती है। बिल्कुल, वही असल में सबसे बड़ा और जानलेवा खतरा साबित होता है। ये इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। कैसे, थोड़ा समझाइए। देखिए, जब खतरा सामने से दहाड़ता हुआ आता है ना, तो हमारा नर्वस सिस्टम और खास तौर पे हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे एमिगडाला कहा जाता है, वो तुरंत फाइट या फ्लाइट यानी लड़ने या भागने का संकेत दे देता है। हाँ, वो तो एकदम ऑटोमेटिक होता है। बिल्कुल, लेकिन जब खतरा एक सुरक्षित पनाहगाह का मुखौता मतलब एक नकाब पहनकर आता है, तो दिमाग की चेतावनी देने वाले वो सारे अलार्म ना एकदम बंद हो जाते हैं। अरे, इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में कॉग्निटिव इल्यूजन या संज्ञानात्मक भ्रम कहा जा सकता है। दिमाग उन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है जो उसे खतरे के बारे में चीख चीख कर बता रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त उसे सिर्फ सुरक्षा की तलाश होती है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल इसी मनोवैज्ञानिक भ्रम पर आधारित है। हाँ, आज का विषय बहुत दिलचस्प है। आज हम रवि नाम के एक व्यक्ति के अनुभव का विश्लेषण कर रहे हैं। ये एक ऐसी घटना का विवरण है जो दिखाती है कि कैसे खराब हालात और थकावट इंसान को सीधा मौत के मुंह में धकेल सकते हैं। बिल्कुल। एक रात भारी बारिश के बीच रास्ता भटकने के बाद रवि एक बिल्कुल सुनसान पुरानी हवेली तक पहुंचता है, जहां उसका सामना मीरा नाम की एक रहस्यमयी सत्ता से होता है। और वो कोई आम हवेली नहीं थी। हाँ, आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि उस रात असल में क्या हुआ था, बल्कि इसके पीछे के मनोविज्ञान, अकेलेपन के खतरनाक असर और इस डरावने विचार को समझेंगे कि कैसे कैसे कोई जगह आत्माओं का जाल बन सकती है। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि इस खौफनाक अनुभव की शुरुआत असल में किन परिस्थितियों में होती है? इस घटना की शुरुआत ही अपने आप में अकेलेपन और मानसिक दबाव का एक बहुत सटीक उदाहरण पेश करती है। मतलब उस रात का माहौल? हाँ, जो हालात यहाँ विवरण में बताए गए हैं, वो किसी भी सामान्य इंसान के फैसले लेने की क्षमता को पूरी तरह खत्म करने के लिए काफी है। रात के 11 बज रहे थे ना? रात के 11 बज रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है और रवि अपनी एक पुरानी गाड़ी में एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर फंसा हुआ है। और उसका गांव अभी भी 30 किलोमीटर दूर है। सोचिए, 30 किलोमीटर। ये स्थिति सिर्फ एक डरावना माहौल नहीं बनाती, बल्कि ये एक तरह का सेंसरी डिप्राइवेशन है। सेंसरी डिप्राइवेशन मतलब इंद्रियों को सुन कर देने वाला अनुभव। एकदम सही। जब बाहर घुप अंधेरा हो, बारिश की तेज आवाज के अलावा कुछ सुनाई ना दे रहा हो, वाइपर की वो खटखट आवाज हो बस, और इंसान पहले से ही थका हुआ हो, तो उसका दिमाग एक तरह के सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हाँ, 30 किलोमीटर की दूरी सामान्य दिनों में तो कुछ खास नहीं लगती है, लेकिन ऐसे खराब मौसम और अंधेरे में वो सफर एकदम अंतहीन महसूस होता है। बिल्कुल। इंसान बस किसी तरह एक सुरक्षित जगह पहुंचना चाहता है, और तभी उस भयानक अंधेरे और बारिश के बीच रवि को सड़क किनारे वो टूटी फूटी हवेली दिखती है। और उस हवेली की एक खिड़की से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही होती है। हाँ, अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। मतलब मैं सोच रही थी कि एक पुरानी वीरान हवेली जो जंगल के बीचों बीच खड़ी है, हाँ, सामान्य स्थिति में कोई भी वहां रुकने की या अंदर जाने की तो बिल्कुल नहीं सोचेगा। फिर रवि ने ऐसा फैसला क्यों लिया? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक प्राकृतिक प्रक्रिया काम कर रही है। प्राकृतिक प्रक्रिया? हाँ, अगर प्रकृति में देखें तो गहरे समुद्र में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां एक खास तरह की मछली पाई जाती है। एंगलर फिश। बिल्कुल, एंगलर फिश। इस मछली के सिर के आगे एक छोटा सा अंग होता है जो अंधेरे में चमकता है। हाँ, मैंने देखा है उसे, वो एक बल्ब की तरह जलता है। सही कहा।
अब जो छोटी मछलियां उस गहरे ठंडे अंधेरे में रास्ता भटक जाती हैं, उन्हें वो हल्की सी रोशनी एक सुरक्षित जगह या किसी छोटे शिकार की तरह लगती है। अच्छा, तो वो उस रोशनी के पास जाती हैं? वे उस रोशनी की तरफ एकदम खिंची चली आती हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें उस अंधेरे में एक उम्मीद मिल गई है, लेकिन असल में वो रोशनी सीधा उस भयानक एंगलर फिश के दांतों वाले जबड़े तक ले जाती है। बाप रे, ये तुलना तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है ना? मतलब वो हवेली की हल्की सी रोशनी उस अंधेरी तूफानी रात में बिल्कुल उसी एंगलर फिश के चमकते हुए जाल की तरह थी। 100%। रवि का दिमाग उस समय अमर कॉग्निटिव ओवरलोड से गुजर रहा था। कॉग्निटिव ओवरलोड? हाँ, जब इंसान शारीरिक रूप से पस्त होता है और प्रकृति का प्रकोप झेल रहा होता है, तो उसका दिमाग शॉर्टकट ढूंढने लगता है कि बस जल्दी से आराम मिल जाए। हाँ, वो हवेली की रोशनी असल में एक फॉल्स होप थी, मतलब झूठी उम्मीद। उस समय रवि के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था। उसका दिमाग ये सोचने की स्थिति में ही नहीं था कि इस सुनसान जगह पर रोशनी क्यों है या ये हवेली इतनी खस्ताहाल क्यों है। उसे बस उस बारिश से बचना था। बिल्कुल, और इसी कमजोरी ने, इसी थकावट ने उसे उस एंगलर फिश के जबड़े की तरफ कदम बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से हालात पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। रवि गाड़ी रोकता है और हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो कदम रखता है, एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा ना खुद ब खुद खुल जाता है। खुद ब खुद, बिना किसी के छुए? हाँ, विवरण के अनुसार दरवाजा खुलते ही अंदर से एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका आता है, लेकिन वो हवा सामान्य नहीं थी। नहीं, वो हवा कैसे थी? ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई भारी सांस ले रहा हो, और फिर उस अंधेरे से एक लड़की की बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आती है। क्या आवाज थी वो? वो कहती है, आओ, अंदर आओ, मैं अकेली हूँ। उफ, ये पल पूरी स्थिति को एक भौतिक खतरे से निकालकर एक गहरे, बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक जाल में बदल देता है। कैसे? देखिए, बाहर जो मौसम का खतरा था, जो बारिश और तूफान था, वो अब पीछे छूट चुका है, लेकिन इंसान एक ऐसे खतरे में प्रवेश कर चुका है जिसे वो समझ ही नहीं सकता। वो फुसफुसाती हुई आवाज? हाँ, इस फुसफुसाती आवाज पर गौर करना बहुत जरूरी है। मैं अकेली हूँ, ये वाकया अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। विरोधाभास मतलब? एक तरफ ये आवाज उस वीरान जगह में बेहद डरावनी है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें एक अपील है, एक बुलावा है जो इंसान को अंदर खींचता है, सहानुभूति मांगता है। हाँ, और जब रवि अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाता है और अंदर जाता है, तो उसे दीवार पर एक तस्वीर दिखाई देती है। मीरा की तस्वीर? हाँ, सफेद साड़ी पहने हुए एक लड़की जिसके बाल लंबे हैं और जिसकी आंखों में कोई भाव नहीं है, बिल्कुल खाली आंखें हैं। वो खाली आंखें बहुत कुछ कहती हैं। विवरण से पता चलता है कि यह हवेली कभी मीरा का घर हुआ करती थी, लेकिन 20 साल पहले उसके अपने ही पिता ने उसे एक कमरे में कैद कर दिया था। अपने ही पिता ने? हाँ, वो वहीं तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन उसकी आत्मा उस जगह से कभी आजाद नहीं हो पाई। ये एक बहुत ही दर्दनाक अतीत है ना? लेकिन अब यहाँ एक चीज है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या? मुझे इसमें एक तार्किक उलझन नजर आती है। जब रवि उस अंधेरे में पूछता है कि वो कौन है और क्या चाहती है, तो जवाब में मीरा की आवाज ना हंसी में बदल जाती है। हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो हंसी असल में रोने की आवाज थी। बिल्कुल। एक ही समय पर कोई रो और हंस कैसे सकता है? मतलब क्या वो सच में दर्द में है और मदद मांग रही है, या फिर वो कोई बहुत ही भयानक खेल खेल रही है? यही इस घटना का सबसे जटिल और खौफनाक मनोवैज्ञानिक पहलू है। अच्छा? मीरा के इस चरित्र में एक बहुत गहरा दोहरापन है, यानी डुअलिटी मौजूद है। दोहरापन? हाँ, वो एक ही समय में दो बिल्कुल अलग अलग चीजें बन चुकी हैं। एक तरफ वो निश्चित रूप से एक पीड़ित है, एक विक्टिम है, क्योंकि उसके साथ बुरा हुआ था, बिल्कुल। उसके साथ भयंकर क्रूरता हुई थी, उसे उसके अपनों ने ही कैद करके मौत के घाट उतार दिया था। हाँ। तो वो जो रोने की आवाज है, वो उसके उसी 20 साल पुराने दर्द, धोखे और अकेलेपन को दर्शाती है। ये तो बहुत दुखद है। लेकिन और ये समझना बहुत जरूरी है, 20 साल के उस भयानक अकेलेपन और कैद ने उसकी आत्मा को पूरी तरह से विकृत कर दिया है। विकृत कर दिया है। हाँ, अब वो सिर्फ एक लाचार पीड़ित नहीं रही, वो अकेलेपन का दर्द अब एक खतरनाक शिकारी में तब्दील हो चुका है। बाप रे! वो जो हंसी है, वो उस शिकारी की हंसी है जिसे अपना नया शिकार मिल गया है।
इसका मतलब है कि वो जानबूझकर अपनी उस सहानुभूति वाली छवि का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रही है। एकदम सही। और मनोवैज्ञानिक डर का इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता। कैसे? जरा सोचिए, अगर दरवाजा खुलने पर सामने से कोई भयानक और विकृत चेहरा प्रकट होता या कोई डरावनी आवाज जोर से चीखती तो क्या होता? तो इंसान तुरंत वहां से भाग खड़ा होता। वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता बिना कुछ सोचे। बिल्कुल। तब इंसान का दिमाग तुरंत खतरे को पहचान लेता, एमिगडाला फिर से एक्टिव हो जाता। हाँ। लेकिन जब कोई कहता है मैं अकेली हूं और रोने जैसी आवाज निकालता है तो हमारे अंदर की इंसानियत जाग उठती है। अरे हाँ, हम मदद करना चाहते हैं। हमारी सहानुभूति हमें एक पल के लिए वहीं रोक लेती है। दिमाग को लगता है कि सामने वाले को मदद की जरूरत है, उसे हमसे खतरा नहीं है, और हम जाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल। इसी सहानुभूति को यहाँ एक जाले की तरह, एक मकड़ी के जाले की तरह बुना गया है। डर और करुणा का ये जो अजीब सा मिश्रण है ना, वो इंसान की सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह पंगु बना देता है। ये सच में एक बहुत भयानक विचार है। मतलब जो इंसानियत और दया हमें दूसरों से जोड़ती है, वही यहाँ जान की दुश्मन बन रही है। बिल्कुल। यहाँ आके स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है और वो हवेली अपना असली रूप दिखाती है। क्या होता है फिर? रवि के अंदर जाते ही पीछे से दरवाजा बहुत जोर से बंद हो जाता है। अपने आप? हाँ, और मीरा की आवाज गूंजती है कि ये हवेली आत्माओं को खाने की जगह है। आत्माओं को खाने की जगह? हाँ, जो एक बार अंदर आ जाता है वो हमेशा के लिए यहीं का हिस्सा बन जाता है। और ठीक उसी वक्त रवि के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। इनमें ये सबसे बड़ा झटका रहा होगा। ये तकनीक का अचानक इस तरह फेल होना सिर्फ संयोग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। फोन की बैटरी खत्म होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अंधेरा छा गया। तो और क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि आधुनिक दुनिया से, सभ्यता से और किसी भी तरह की बाहरी मदद से संपर्क पूरी तरह और हमेशा के लिए कट चुका है। मतलब आप कोई उम्मीद नहीं बची। जब तक फोन चालू था तब तक बाहर की दुनिया का एक छोटा सा भ्रम बाकी था कि कोई आ सकता है, किसी को कॉल कर सकते हैं। हाँ, एक सेफ्टी नेट था। लेकिन स्क्रीन के काले होते ही वो इंसान पूरी तरह से उस हवेली के समय, उसके नियमों और उसकी सत्ता के अधीन हो जाता है। बाप रे। ये पूर्ण अलगाव है, यानी टोटल आइसोलेशन की स्थिति, जहां बिल्कुल अकेले हैं। और उस खूब अंधेरे में, जहां बाहर बारिश हो रही है और अंदर एकदम मौत का सन्नाटा है, रवि को अचानक अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। एक हाथ? हाँ, एक ऐसा हाथ जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। वो घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कोई नहीं होता? कोई नहीं। लेकिन टॉर्च की आखिरी फ्लैश में जब फोन मरने वाला होता है, दीवार पर जो दृश्य उभरता है वो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। क्या दिखता है दीवार पर? दीवार पर रवि को अपनी परछाई दिखती है। हाँ, वो तो दिखेगी। लेकिन उसके ठीक बगल में एक और परछाई खड़ी होती है, लंबे बालों वाली। और फिर वो भयानक आवाज आती है, अब तुम भी यहीं रहोगे, हम दोनों साथ खेलेंगे हमेशा। यहाँ आकर डर का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है। कैसे? अब ये डर सिर्फ शरीर के खत्म होने का नहीं रह गया है। तो अगर ये मौत का डर नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, सामान्य तौर पर इंसान को मौत से डर लगता है ना, कि उसकी सांसें रुक जाएंगी और जीवन खत्म हो जाएगा। हाँ, सबसे बड़ा डर तो वही होता है। लेकिन मीरा के वो शब्द, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा, ये एक ऐसा डर है जो मौत से भी कई गुना बड़ा है। मौत से भी बड़ा? हाँ, ये अपना अस्तित्व, अपना वजूद खो देने का डर है। मौत तो एक अंत है, बस एक बार में खत्म। हाँ। लेकिन हमेशा के लिए किसी भयानक शक्ति की कैद में रहना एक अंतहीन यातना है। हवेली अब सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं रही। तो फिर क्या बन गई है? ये एक विशाल पाचन तंत्र की तरह काम कर रही है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो लोगों के शरीर को नहीं बल्कि उनकी आत्मा और उनकी पहचान को निगल रही है। इस बात से अब मुझे अंतरिक्ष विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत की याद आ रही है। कौन सा सिद्धांत? ब्लैक होल का सिद्धांत। क्या हम इस हवेली की तुलना एक मनोवैज्ञानिक ब्लैक होल से कर सकते हैं? ये एक बहुत ही सटीक और गहरी तुलना है। सच में? हाँ, इसे थोड़ा और विस्तार से समझें तो ब्लैक होल के चारों तरफ एक सीमा होती है, जिसे विज्ञान में इवेंट होराइजन कहा जाता है। इवेंट होराइजन? हाँ। यह वो अदृश्य रेखा है जिसके पार जाने के बाद किसी भी चीज का वापस लौटना भौतिक रूप से नामुमकिन हो जाता है। मतलब कोई एस्केप नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज यानी प्रकाश, वो भी उस गुरुत्वाकर्षण से बचकर बाहर नहीं आ सकता। बिल्कुल। और यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस घटना में वो लकड़ी का पुराना दरवाजा ही उस हवेली का इवेंट होराइजन था।
एकदम सही पकड़ा आपने। जैसे ही रवि ने उस दरवाजे के पार कदम रखा, उसने वो अदृश्य रेखा पार कर ली थी। अब उस हवेली की शक्ति और उसका आकर्षण इतना ज्यादा हो चुका है कि वहां से वापस लौटना असंभव है। असंभव है। इंसान चाहे जितनी भी छटपटाहट कर ले, वो उस ब्लैक होल का हिस्सा बनकर ही रहेगा। एकदम सही। वो हवेली एक ऐसा ब्लैक होल है जो बाहर से एकदम शांत दिखता है, लेकिन एक बार जब कोई अंदर चला जाता है तो वो उसके समय और अस्तित्व को हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लेता है। लेकिन हमें यहाँ इस विवरण में एक ऐसा मोड़ आता है जो सबसे ज्यादा उलझन पैदा करता है। अच्छा, क्या मोड़ है वो? जब मीरा कहती है कि वे हमेशा साथ खेलेंगे, तो जाहिर है कि कोई भी इंसान अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश तो करेगा ही ना। हाँ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वापस किक इन करता है। बिल्कुल। रवि भी पूरी हिम्मत जुटाकर उस अंधेरे में टटोलते हुए दरवाजे की तरफ भागता है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुल जाता है? हाँ, वो बाहर उस मूसलाधार बारिश में निकल जाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि चलो किसी तरह वो उस जाल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। अच्छा। लेकिन जब वो हाँपते हुए मुड़कर हवेली की तरफ देखता है तो खिड़की में मीरा मुस्कुरा रही होती है। और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि उस खिड़की में मीरा के ठीक पीछे रवि की खुद की परछाई खड़ी होती है। ये दृश्य सिर्फ डरावना नहीं है, बल्कि ये इस पूरी घटना का सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक प्रहार है। एक सेकंड जरा रुकिए, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। हाँ, बताइए। अगर रवि भागकर हवेली से बाहर आ गया था, हाँ, तो विवरण के अंत में ये क्यों बताया गया है कि अगली सुबह स्थानीय लोगों को सड़क पर सिर्फ उसकी खाली गाड़ी मिली? वो इंसान कभी अपने गांव पहुंचा ही नहीं। यही तो। अगर वो दरवाजा पार करके बाहर बारिश में आ गया था तो वो गया कहाँ? क्या वो महज एक खाली शरीर था जो बाहर निकला, और इसका असली वजूद जो परछाई के रूप में था वो हवेली के अंदर ही छूट गया था? यही इस पूरी घटना का सबसे भयानक रहस्य है। मनोविज्ञान और लोक कथाओं में इसे भागने का भ्रम या इल्यूजन ऑफ एस्केप कहा जाता है। भागने का भ्रम मतलब जो एस्केप हुआ वो कभी असल में हुआ ही नहीं था। इसे इस तरह समझिए कि हवेली ने उसे रोका ही नहीं। रोका ही नहीं? हाँ, हवेली ने उसके भौतिक शरीर को बाहर जाने दिया, या शायद उसे सिर्फ ये महसूस कराया कि वो भागने में सफल हो गया है। ओहो। लेकिन जो चीज एक इंसान को असल में इंसान बनाती है, उसकी आत्मा, उसकी चेतना, उसका मूल अस्तित्व, जो उसकी परछाई थी। बिल्कुल, जिसे यहाँ प्रतीकात्मक रूप से परछाई बताया गया है, उसे हवेली ने हमेशा के लिए निगल लिया था। बाप रे। खिड़की से मीरा का मुस्कुराना इस बात का प्रतीक है कि उसे पता है कि जो चीज बाहर बारिश में दौड़ रही है वो सिर्फ एक खाली खोल है, एक खाली बर्तन की तरह। हाँ, उसका असली शिकार अब पूरी तरह से उसके कब्जे में है। वो परछाई जो मीरा के पीछे खड़ी थी, वो अब असल रवि है। यार, तो अम्मा सोचकर भी पसीना आ जाता है। इसका मतलब है कि अगली सुबह जो गाड़ी खाली मिली वो शायद इसीलिए खाली थी क्योंकि जो शरीर हवेली से बाहर भागा था वो बिना आत्मा और चेतना के ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं टिक सकता। वो रास्ते में ही कहीं गिरकर खत्म हो गया होगा, या शायद उस भारी बारिश के साथ ही घुल गया होगा। हाँ, और रवि का जो असली अस्तित्व था वो हमेशा के लिए उस ब्लैक होल का एक पक्का हिस्सा बन गया। और इस घटना का जो अंतिम हिस्सा है वो इस पूरी खौफनाक प्रक्रिया को एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में बदल देता है। वो कैसे? विवरण बताता है कि अब जब भी भारी बारिश वाली रात होती है तो उस सुनसान हवेली से नए मुसाफिरों को बुलाने के लिए एक नई आवाज निकलती है। एक नई आवाज? आओ, अंदर आओ, मैं अकेली हूँ। और ये आवाज अब शायद मीरा की नहीं है। सही समझा आपने। ये आवाज किसकी हो सकती है? रवि की। बिल्कुल, हवेली ने रवि को सिर्फ मारा नहीं है, उसने रवि को पचाकर अपने तंत्र का हिस्सा बना लिया है। बाप रे। वो खुद उस एंगलर फिश के सिर पर चमकने वाला नया बल्ब बन गया है जो अगले भटके हुए मुसाफिर को अपनी तरफ खींचेगा। ये पूरी चर्चा सच में दिमाग को झकझोर देने वाली है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को समेटें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ किसी आत्मा या भूत की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसान के डर, अकेलेपन के भारी दबाव और एक ऐसे ट्विस्ट की कहानी है जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने जीवन में कितने सुरक्षित हैं। सही कहा। ये एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर चेतावनी देती है कि मुसीबत के समय में जब इंसान सबसे ज्यादा थका हुआ और कमजोर होता है, तब आसान और सुरक्षित दिखने वाले रास्ते
अक्सर सबसे खतरनाक जाल होते हैं। एकदम सही बात है। अगर कभी खराब मौसम में, अकेलेपन में कोई ऐसी जगह दिखे जो शरण देने का वादा कर रही हो, तो कभी मत रुकना। और ये बात सिर्फ किसी सुनसान सड़क या पुरानी हवेली पर लागू नहीं होती है। आप असल जिंदगी की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर इस मनोविज्ञान को असल जिंदगी से जोड़कर देखा जाए तो ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाता है। कैसा सवाल? क्या हम रोजमर्रा के जीवन में भी ऐसे ही सुरक्षित दिखने वाले जालों में नहीं फंस जाते? मतलब मानसिक रूप से? हाँ, जब कोई बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में होता है, परेशानी में होता है, तो क्या वो उन शॉर्टकट्स या गलत रास्तों की तरफ आकर्षित नहीं होता जो तुरंत राहत देने का झूठा वादा करते हैं? बिल्कुल होता है। लेकिन अंत में वो रास्ते उसे एक ऐसी मानसिक या भावनात्मक स्थिति में कैद कर देते हैं जहां से बाहर आना उस ब्लैक होल से बाहर आने जितना ही नामुमकिन हो जाता है। ये सच में बहुत गहराई वाली बात है। चाहे वो कोई गलत आदत हो, कोई बुरा फैसला हो, या कोई ऐसा रिश्ता जो उस वक्त सहारा लग रहा हो। बिल्कुल। ये पूरी घटना सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान का दिमाग कैसे अपने ही बुने हुए भ्रम में फंस सकता है। सही कहा आपने। और अब जब हम इस गहन विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, यहाँ एक ऐसा विचार छोड़ना जरूरी है जो शायद आज रात चैन से सोने ना दे। कौन सा विचार? शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे खतरे स्पष्ट होते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ एक धुंधले भ्रम के पीछे छिपा था। बाहर से देखने पर वो हवेली बिल्कुल शांत और वीरान लगती थी। हाँ, एकदम बेजान। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस हवेली में फंसने वाला हर नया शिकार अगले मुसाफिर को बुलाने वाली नई आवाज बन जाता है, तो पिछले 20 सालों में हर बारिश वाली रात में वहां ऐसी कितनी परछाइयां जमा हो चुकी होंगी? अनगिनत। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे अस्तित्वों और आत्माओं को निगलने के बाद क्या वो हवेली सच में सिर्फ ईंट, पत्थर और पुरानी लकड़ी की बनी कोई इमारत रह गई है? या फिर इन हजारों खोई हुई आत्माओं को अपने अंदर समेटने के बाद वो हवेली खुद ही एक सांस लेता हुआ, धड़कता हुआ जिंदा राक्षस बन चुकी है? उफ, ये तो बहुत ही खौफनाक विचार है। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि जो चीज बाहर से सबसे ज्यादा सुरक्षित और शांत लगती है, वो शायद अंधेरे में चुपचाप किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो।